जबलपुर में इलेक्शन प्रीमियर लीग में ईपीएल में आज हम इन्हीं खिलाड़ियों से, सियासत के माहिर खिलाड़ियों से बात करेंगे। और यहाँ आपको बाउंसर भी देखने मिलेगी, यॉर्कर भी देखने मिलेगी, साथ ही साथ गुगली भी देखने मिलेगी। तो चौके और छक्कों की बरसात भी इसी ईपीएल के स्टेडियम से नजर आएगी। कि भारतीय जनता पार्टी बिजली विभाग को एक करप्शन के टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक नारा बुलंद हुआ करता था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लाल बत्ती में और पूरे प्रदेश की जनता मोमबत्ती में। आदिवासी वर्ग के बच्चे या गरीब मजदूर के बच्चे जो 7वीं 8वीं से ऊपर पढ़ नहीं पाते, ऑन रिकॉर्ड है। वो भोपाल में एम्स आ गया पर जबलपुर में दरकार नहीं है। क्यों भाई? कोई बात नहीं, उनका काम गेंद उछालना है तो हमारा काम छक्का मारना है। कि 39 लाख युवा जो रजिस्टर्ड हैं वो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। कि यदि हिंदुत्व की बात आती है तो कांग्रेस उसका बल्ला तक नहीं उठा रही है, गेंद ही नहीं डालना चाह रही है। जी हाँ, क्रिकेट और सियासत में कई समानताएं आपने देखी होंगी। और यूँ तो क्रिकेट देश का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन सियासत के कई खिलाड़ियों के लिए सियासत भी किसी खेल से कम नहीं है। तो आज अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम जबलपुर में मौजूद हैं और जबलपुर के रानीताल क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ क्रिकेट की पिच से सियासत की बात होगी। सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है और ऐसे में सियासत के माहिर खिलाड़ी दांव-पेच आजमाने के लिए तैयार हैं। आज हम इन्हीं खिलाड़ियों से, सियासत के माहिर खिलाड़ियों से बात करेंगे। और यहाँ आपको बाउंसर भी देखने मिलेगी, यॉर्कर भी देखने मिलेगी, साथ ही साथ गुगली भी देखने मिलेगी। तो चौके और छक्कों की बरसात भी इसी ईपीएल के स्टेडियम से नज़र आएगी। तो मैं मुलाकात करवाऊंगा तमाम यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं कांग्रेस और बीजेपी के माहिर खिलाड़ी हैं। कांग्रेस की टीम है और बीजेपी की टीम है। और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट को, हम कहें कि इस महामुकाबले को, सियासत के महामुकाबले को जज करने के लिए 2 एम्पायर भी मौजूद हैं। और ये 2 एम्पायर जो है वो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ चैतन्य भट्ट जी हैं जो कि एम्पायर की भूमिका आज निभाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ काशीनाथ शर्मा जी हैं जो कि एम्पायर की भूमिका निभाएंगे। लेकिन साथ ही साथ तारुफ करवा दूँ मैं, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की माहिर खिलाड़ियों की टीम है। और बीजेपी की टीम से कप्तानी इस बार कर रहे हैं अभिलाष पांडे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे भी हैं और विधायक भी हैं जबलपुर की उत्तर सीट से। और इस बार इनकी क्या भूमिका होगी और किस तरह से ये जो सियासी मैच हो रहा है 2024 में, वो बताएंगे कि किन मुद्दों पर और किस तरह से यॉर्कर या बल्लेबाजी यहाँ पर की जानी है। अमित जैन जी को आप देख रहे हैं जो कि युवा खिलाड़ी हैं और इनका भी अहम किरदार होने वाला है। प्रशांत तिवारी जी हैं, प्रशांत तिवारी गोलू के नाम से ये पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी जी भी हैं, श्रीकांत वर्मा जी भी हैं, नीतेश अग्रवाल जी भी हैं। ये जाने माने खिलाड़ी हैं सियासत के। लेकिन तारुफ करवाना ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी की टीम से। कांग्रेस पार्टी भी जोश व खरोश से भरकर इस चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और उससे पहले क्रिकेट की इस पिच पर जो इस वक्त आप कांग्रेस की टीम आप देख रहे हैं, उसमें कैप्टनसी कर रहे हैं संजय यादव जो कि जाने माने धुरंधर खिलाड़ी हैं सियासत के। और पूर्व विधायक भी हैं कांग्रेस पार्टी के सौरभ नाटी शर्मा जी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और अयोध्या तिवारी जी बंटी हैं जो कि नगर निगम में उप सभापति जी भी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के पार्षद हैं, लेकिन बड़े तेज तर्रार ये बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बैट्समैन माने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस बार। अनुराग जैन गढ़वाल जी भी हैं, ये भी ताबड़तोड़ बैट्समैन हैं। अतुल वाजपेयी जी हैं और साथ साथ रिजवान अली कोटी भी हैं, युवा खिलाड़ी हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की ये जो टीम है जोशो खरोश से भरी हुई है। तो चलिए आज ईपीएल का महामुकाबला जबलपुर संसदीय चुनाव के मद्देनज़र जबलपुर की इस रानीताल क्रिकेट स्टेडियम की पिच से हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे टॉस से। तो देखेंगे टॉस का बॉस कौन है और टॉस के बॉस के बाद हम बताएंगे कि इस क्रिकेट के इस महामुकाबले के नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉस और जानते हैं कौन है टॉस का बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं टॉस का बॉस। टॉस का बॉस कौन है? और इस वक्त सिक्का आपको हमारे एम्पायर और वरिष्ठ पत्रकार काशीनाथ शर्मा जी के हाथों में नजर आ रहा है। तो हो जाए टॉस और देखें कौन है टॉस का बॉस। हेड। तो हेड आया है। तो हम कहें कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस टॉस जीत गई है और कम से कम टॉस का बॉस जो है वो बनने जा रही है। तो चलिए
शुरुआत कांग्रेस को मौका मिलेगा। तो चलिए, कांग्रेस को मौका मिला है और कप्तान साहब से मैं बोलूँगा कि यदि आप एक खिलाड़ी का चयन करें, चूँकि टॉस आप जीते हैं, तो पहला मुद्दा वो उठा लें। सौरभ शर्मा। किसको मौका दे रहे हैं? सौरभ शर्मा, बिजली। तो उठाइए, आप किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं? कैमरे में दिखा दीजिए कि कौन सा मुद्दा है जिस पर बल्लेबाजी आप करेंगे आज। तो बिजली और पानी के मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। क्यों भाई सौरभ भाई, बिजली क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा ये मुद्दा है अभी? देखिए, निसंदेह बिजली हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि हर घर की, हर व्यापारी की आवश्यकता होती है। और बिजली विभाग का आपने देखा है, मध्य प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो उनके संरक्षण में बिजली विभाग की लूट अपनी चरम सीमा पर रहती है। ऐसे अनेकों उदाहरण, ऐसे अनेकों घोटाले का खुलासा हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जेबें गर्म कर करके अधिकारियों को क्लीन चिट देती है। अभी वर्तमान में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। मामा ने घोषणा करी थी कि 1 किलोवाट या उससे कम के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिजली बिल हम स्थगित करे जाएंगे। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही घूम पड़े कि मामा ने बिजली बिल माफ़ कर दिए हैं, और उस 1 किलोवाट की जो घोषणा उनने करी थी उस षड्यंत्र की पटकथा 3 महीने पहले रच ली गई थी। मध्य प्रदेश में लगभग 80% जो बिजली उपभोक्ता जिनका भार 1 किलोवाट से कम था, अपने दफ्तरों में बैठ के उनका भार 2 किलोवाट कर दिया गया। तो आपको लग रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी आप बिजली के मुद्दे पर कर रहे हैं, तो ये मुद्दा चुनाव में गरमाएगा इस बार? आपको लगता है कि जनता आपके नजदीक आएगी? संदेह रहेगा, क्योंकि हमने जो अपने वचन पत्र पिछले विधानसभा चुनाव में दिए थे, आपने देखा था, उसमें क्रियान्वित हुआ था। 100 रुपये में 100 यूनिट। मध्य प्रदेश का तकरीबन 70% जो बिजली उपभोक्ता था उसके बिल 100 रुपये के अंदर आते थे। भारतीय जनता पार्टी का बिजली के विषय में क्या रुख है, आपने इस समय देख के रखा है। किसान बिजली से त्रस्त है। पूरे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, ट्रांसफार्मर सुधरते नहीं है, अनाप शनाप बिजली के बिल आते हैं, कोई उसकी गणना नहीं होती है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब अनियमितताएं, ये सब गड़बड़ियाँ जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिजली विभाग को एक करप्शन के टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है, और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना। बिजली का मुद्दा क्या यॉर्कर साबित होगा इस चुनाव में? 100% होगा, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने वह समय भी देखा है जब 1.5 साल की हमारी सरकार में 70% जो बिजली कंज्यूमर था उसके 100 रुपये के अंदर के बिल आते थे। अभिलाष पांडे से ही जानते हैं कि आपकी तरफ से कौन डिफेंड करने वाला है इस यॉर्कर को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक नारा बुलंद हुआ करता था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लाल बत्ती में और पूरे प्रदेश की जनता मोमबत्ती में। बिजली लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी जितने भी अलग अलग तरह से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें, चाहे वो सोलर एनर्जी का विषय हो, चाहे वो पावर एनर्जी जनरेट करने का विषय हो, ये सारे काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के समय ही हुए हैं। हमारी इस टीम की तरफ से नीतीश जी इस जो गेंद फेंकी गई उसकी बैटिंग नीतीश जी करने वाले हमारे खिलाड़ी। देखिए, कप्तान साहब ने शुरुआती तौर पर जवाब तो दिया है, लेकिन नीतीश अग्रवाल जी की ओर पाला भी किया है कि आप जरा जवाब दीजिए इस गेंदबाजी। भाई साहब, जैसा अभी हमारे विधायक जी ने बताया कि कांग्रेस के समय तो बिजली रहती नहीं थी। कमलनाथ के समय जिन्होंने 100 यूनिट की बात की थी, ये बिजली नहीं रहेगी तो 100 यूनिट का बिल वो माफ़ कर रहे थे। हमारे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 5 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर आपकी 150 यूनिट खर्च होती है तो उस पर आपका बिजली के बिल पर पूरी सब्सिडी है। साथ ही 300 यूनिट पे अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ कि 300 यूनिट के गरीब परिवारों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। उनके छत के ऊपर 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का सोलर पावर लगाया जाएगा। ओंकारेश्वर में अभी एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर लगाया हुआ है। रीवा में सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर आपका सोलर वो लगाया हुआ है, और बिजली की तो कोई समस्या ही नहीं है। अब जब बिजली आप खर्च करेंगे, आप सोचिएगा। तो कह रहे हैं कि बिल जो है आपके अनाप शनाप आ रहे हैं और बिजली के दाम जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। नहीं जी, भाई आप देखिए, बोलिए। नहीं, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से आप 150 यूनिट अगर खर्च कर रहा है आदमी तो उसको तो पूरी सब्सिडी मिल रही है, जो कि कमलनाथ की सरकार के समय 100 यूनिट की जो बात कर रहे हैं, जब बिजली नहीं रहती थी तो कहाँ से वो यूनिट ही नहीं खर्च होती थी। अभी तो 24 आवर्स बिजली मिल रही है। ऐसी किसानों को भी पूरी बिजली मिल रही है। उनको पहले आपका सिंगल फेस में यूनिट भी नहीं मिल पाती, अब 3 फेस कनेक्शन में उनको पूरे उनके पंप चल रहे हैं। तो बिजली की तो कहीं समस्या ही नहीं है। अब ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको सरकार जो चला रहा है, तो हम तो पूरी जनता की उसमें मदद कर रहे हैं, और जनता को कहीं भी बिजली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कमेंट ले लेते हैं अगले मुद्दे पर चलने से पहले। काशीनाथ जी, हम एक बार आपसे चाहेंगे कि खिलाड़ियों से आप अपील करें कि खेल भावना के साथ इस इलेक्शन प्रीमियर लीग को आगे बढ़ाएं, और किस तरह से आप लोग इस पे जजमेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को भी बता दें। देखिए, ये बात सही है कि ये सारे लोग सियासी हैं, और सियासत में एक दूसरे पे आरोप लगाना, एक दूसरे की बात को काट देना, उसका विरोध करना बड़ी आम सी बात है।
लेकिन ये खेल का मैदान है। भले ही ये बनावटी खेल का मैदान हो, लेकिन भावनाएं आपको सच्ची रखना चाहिए और आप खेल भावना से ही किसी भी बात का जवाब दें और किसी भी बात को स्वीकार करें। बहुत खूब बात कही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट न सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि सियासत में भी रहे तो राजनीति की जिस शुचिता की बात कही जाती है वो भी बरकरार रखी जा सकेगी। तो चलिए एक मुद्दे के बाद हम बढ़ेंगे दूसरे मुद्दे की तरफ। देखिए दूसरा बल्ला, मैंने कहा कि आपने कांग्रेस ने पिक भी कर लिया है कांग्रेस के कप्तान की ओर से, तो मैं कहूँगा आपसे संजय यादव जी से कि वो दर्शकों को दिखा दें कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से बल्लेबाजी होगी इस बार। बल्लेबाजी तो अयोध्या तिवारी जी करेंगे हमारे, लेकिन इसके पहले मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि विगत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न हो गया है। मैं आंकड़े सहित बात करता हूं और आंकड़े सहित पिछले विधानसभा में 80% आबादी आज ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा से वंचित है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो बच्चे नहीं हैं। आदिवासी वर्ग के बच्चे या गरीब मजदूर के बच्चे जो 7वीं 8वीं से ऊपर पढ़ नहीं पाते, ऑन रिकॉर्ड है। न स्कूल ड्रेसें मिल रही उनको, भोजन के नाम पर किस तरह का भोजन दिया जा रहा। तो शिक्षा की दयनीय स्थिति करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मैंने समझा है, क्योंकि इसमें लगातार मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई है। उसका कारण है कि जहां जहां शिक्षित वर्ग होगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, जो अशिक्षित वर्ग होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा जाता है। एक साउथ उदाहरण है, सबसे ज़्यादा जहाँ शिक्षा है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी आउट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है और इसके बारे में विस्तार से हमारे खिलाड़ी अयोध्या तिवारी जी शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। ये गंभीर आरोप जो है वो गेंदबाजी के तौर पर लगाया गया है, लेकिन चूंकि एक और बल्लेबाज हैं उनसे भी जान लेते हैं, उसके बाद ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी के पास जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, आपको लग रहा है कि गंभीर मुद्दों पर जनता वोट करने के लिए मानस बनाती है, और शिक्षा स्वास्थ्य को क्या किस तरह से मुद्दा रहेगा? किसी फिलोसफर ने कहा है कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्स। निश्चित तौर पर शिक्षा बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, एक बाल्यकाल से लेके अपने वृद्धाकाल तक। शिक्षा की स्थिति इतनी भयावह है मध्य प्रदेश में, 6वीं से 12वीं तक में ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है वो 82% है। 16,000 बच्चों में एक शिक्षक की मौजूदगी है मध्य प्रदेश सरकार के अंदर शिक्षा विभाग में। बच्चे जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए जब वो अपने आप को फिट पाने के लिए वो संस्थान ढूंढते हैं, उन संस्थानों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों एक सिक्के के पहलू। जब आप नीचे 12th क्लियर करते हो तो इसके बाद ग्रेजुएशन आते हो। जिस प्रकार से शिक्षा लचर होती जा रही है एक बड़ा सवालिया निशान है। और जब शिक्षा बच्चा जब अर्जित करता है तो निश्चित तौर पर उसके ज्ञान कक्षु खुलते हैं और ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो उसकी समझ विकसित होती है, और समझ विकसित होती है तो वो समझता है कि कौन राजनीतिक पार्टी भावनाओं के साथ खेल रही है और कौन मुद्दों को लेकर हमारी समस्याओं के साथ जनता के समक्ष आकर इस राजनीतिक पटल में आके हमारी नुमाइंदगी करना चाह रही है। इस शिक्षा को धराशायी करने में लगे हुए हैं। बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थाएं नहीं है, लचर किरदार अदा कर रहे हैं शिक्षक, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। पूरा का पूरा शिक्षा का स्तर पूरा लचर हो चुका है। आता हूँ स्वास्थ्य पे स्थिति आपने कोरोना में देखी होगी। स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थित जो अस्पताल चाहिए, मौजूदा अस्पताल जो चाहिए, जबलपुर की 17.5 लाख की शहर की आबादी है, कोरोना में लोगों ने मतलब समय के पहले मौत को गले लगा लिया। वो क्या जनता याद रखेगी? क्योंकि हालिया जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पर भी ये मुद्दा बनाया गया था, लेकिन उसके परिणाम जो है वो कुछ और निकले। नहीं, देखिए वो परिणाम किस लिए निकले आप भी भली बातें वाकिफ हैं और मेरे साथी भाजपा के मित्र भी वाकिफ हैं। हमने अभी आपसे शिक्षा के क्षेत्र में कहा भावनाएं, इमोशंस ये चीज़ें इनके द्वारा, खैर छोड़िए वो विषय, बाद में अपन कब किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। स्वास्थ्य एक बड़ा विषय है। स्वास्थ्य पे आप देखिए कि जबलपुर में आपको, भोपाल में एम्स आ गया पर जबलपुर में दरकार नहीं है। क्यों भाई? 17.5 लाख शहर की आबादी, 27 लाख जबलपुर जिले की, यहाँ क्या लोग बीमार नहीं होते क्या? पीजीआई लखनऊ और चंडीगढ़ में हो सकता है पर जबलपुर में नहीं क्यों हो सकता? माननीय राकेश सिंह जी यहाँ सांसद रहे हैं 20 साल, क्या वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय से बात करके इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते थे क्या? तो ये बड़े मुद्दे जो हैं वो होने जा रहे हैं, और इसी मुद्दे पर हम जवाब लेते हैं
भाजपा की तरफ से। अभिलाष जी क्या कहेंगे, बहुत धारदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो रही है। कोई बात नहीं, उनका काम गेंद उछालना है तो हमारा काम छक्का मारना है। शिक्षा की गुणवत्ता में जितना सुधार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ इतना कभी नहीं हुआ है। मैं भी एक शिक्षक का बेटा हूं, माता पिता दोनों शिक्षक हैं। मैंने गांव की वो शिक्षा की दुरावस्था देखी है। वर्तमान समय में सीएम राइस जैसे स्कूल जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वो क्षेत्रों के अंदर बन रहे हैं। 40 करोड़ के ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को घर से लाया जाएगा, उनको शिक्षा दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर ये सारी व्यवस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। नई शिक्षा नीति, मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। आज के समय में नई शिक्षा नीति, पहले लोग मैथ्स को लेने पर डरते थे, लेकिन आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से सब्जेक्ट्स का अपना चयन और एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा के अंदर उस सुधार को ठीक किया गया है कि लोग किसी सब्जेक्ट से यदि भयभीत हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को अपने चॉइस पे बना सकते हैं। ये रूढ़िवादिता तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्वास्थ्य के विषय पर यदि बात की जाए तो जो एम्स की बात की जा रही है, पहले एम्स दिल्ली में हुआ करता था, आज हर राज्य में एम्स किसने लेकर आया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप देखिए मेडिकल कॉलेजेस की जो स्थिति थी, कितने मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने बनाए। आज मध्य प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि इतनी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं जिसमें लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। कोरोना जबलपुर की आपकी बात कर रहा हूँ, इसी मेडिकल कॉलेज में जबलपुर के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मनमोहन नगर का अस्पताल अभी हमने उन्नयन काम किया है, जिस अस्पताल के अंदर आज आप देखिए सर्व सुविधा युक्त वो अस्पताल हम बढ़ा रहे हैं। हम शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये बैटिंग करने का काम आदरणीय प्रशांत तिवारी जी करने वाले हैं। तो गोलू भाई, प्रशांत तिवारी जी कह रहे हैं कि अभिलाष जी आपके कप्तान ने बल्ला आपको थमाया है, और लेकिन बीजेपी का, कांग्रेस का ऐसा कहना है कि ये दोनों ही मुद्दे जो हैं, अभी आपने देखा होगा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में क्या हुआ। परीक्षा विश्वविद्यालय जो है एक परीक्षा का टाइम टेबल देकर परीक्षा लेना ही भूल गया था। तो ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर बोल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे संजय यादव जी कह रहे हैं कि वहाँ ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहा है, क्या जवाब रहेगा आपका, क्योंकि चुनाव में तो ये मुद्दा है। देखिए, आंकड़े अपनी बात खुद बोलते हैं। आज 2003 में जब इनके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रदेश की सत्ता छोड़ी थी तो इस प्रदेश में मुश्किल से 150 सरकारी जो आवास हॉस्टल हुआ करते थे वो संचालित होते थे। आज 550 के ऊपर सरकारी संचालित छात्रावास संचालित हो रहे हैं। स्कूलों की संख्या कितनी थी? मात्र 350 से 400 स्कूल संचालित होते थे। आज वो स्थिति 2500 के लगभग प्राथमिक शिक्षा, चाहे हायर सेकेंडरी हो चाहे मिडिल स्कूल हो, शिक्षा संचालित की जा रही है। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी जा रही हैं। इनके यहाँ तो टाट पट्टी में 60 साल बच्चे पढ़ते थे। आप हमने वो दौर देखा है कि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति होती थी, है क्या स्थिति होती थी। आज देखिए कितनी अच्छी टेबल कुर्सी दी जा रही है। सीएम राइज स्कूल 50-50 करोड़ रुपए का सीएम राइज स्कूल कभी इन्होंने बनवाया है? शिक्षा की बात कर रहे हैं, पहले सिर्फ 5 मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे प्रदेश में। आज उनकी स्थिति 25 के लगभग पहुंच गई है। ये कहां से आया? ये हमारी नीति और जो हमने गुड गवर्नेंस डिलीवर करने का जो हमारा एक मादा है, प्रण है कि हम जनता को सिर्फ कहते नहीं हैं, करके भी दिखाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम भूल नहीं जाते हैं, हम करते हैं। इसीलिए हम 18-20 साल से सत्ता में हैं। ये मुद्दा जो है एक काउंटर चाह रहे हैं क्या? कप्तान खुद चाह रहे हैं कि काउंटर देना चाह रहे हैं? काउंटर कप्तान से पूछ लेते हैं कांग्रेस पार्टी के कि कोई काउंटर करना पड़ेगा। क्या ग्रामीण की जानकारी नहीं है? इन 15 सालों 19 सालों में एक भी नया भवन नहीं बना, मतलब नए स्कूल स्थापित नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, आप एम्पायरों से पूछ लेना, ये लोग पुराने जबलपुर में हम लोग जब छोटे थे देखते थे कि बाहर से विदेश से लोग भी जबलपुर आते रहे पढ़ने, और शिक्षा की नगरी कहलाता था। नीग्रो जबलपुर में मिलते थे, वो कहाँ के भाषा भारती में, राजस्थान कहाँ। आज जबलपुर का बच्चा कहाँ जाता है? बेंगलोर, कोई हैदराबाद। पूरे मध्य प्रदेश में आप पता कर लीजिए, उच्च शिक्षा में जितने भी बच्चे हैं, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, नेताओं के बच्चों से पूछ लीजिए। शायद ये बड़े बड़े नेता हैं, इनके बच्चे भी यहाँ नहीं पढ़ते होंगे। अगर अच्छी शिक्षा होती तो नेता के बच्चे भी यहाँ पढ़ते। शिवराज जी का बच्चा कहाँ पढ़ा है पता कर लीजिए। ये जितने मंत्री हैं उनके बच्चे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पढ़े? अच्छी शिक्षा है तो। ये बल्लेबाज जो कांग्रेस पार्टी के एक रनर भी के तौर पर
बातचीत करना चाह रहे हैं अनुराग जैन गढ़वाल जी। तो 2020 है, उसी अंदाज में बताइए। मैं इस विषय पे, ये बहुत संवेदनशील विषय है, मैं इस विषय पे बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ध्यान आकर्षण, चूंकि एक विषय ऐसा है, मैं माननीय विधायक जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि अभी 3 महीने पहले सुभाष नगर स्कूल में बनी हुई बिल्डिंग में छात्र मित्र संस्था के द्वारा 120 डेस्क बेंच दी गई तैयार, चाहे तो इनकी विधानसभा जाके देख ले। अभी 2 महीने पहले तमराई स्कूल में, जिनमें सीएम राइज स्कूल घोषित की है, वो बनी हुई बिल्डिंग में पुराने फर्नीचर को व्यवस्थित करके 300 बच्चों की बैठने की व्यवस्था छात्र मित्र संस्था ने की है। कम से कम इस बात को, और ये वीडियो इसका गवाह है, जिसमें जो वर्तमान महापौर हैं उन्होंने 9 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया, जो आज तक पास नहीं करा पाए। बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं। सीएम राइज तो आप बना दोगे, लेकिन जो ऑलरेडी बनी हुई स्कूलें हैं, आज जॉन्सगंज स्कूल आपकी बंद पड़ी है, तुम्हारा तिलक भूम तलैया की स्कूल बंद पड़ी है, फूटाताल लाल स्कूल की हालत आप जाके देख लो। मैं नाम शायद बता रहा हूँ, चेरीताल की स्कूल आज भी 6 साल में कंप्लीट नहीं हो पा रही। महात्मा गांधी वार्ड के अंदर जो स्कूल चल रही है, उसमें 4 स्कूलें साथ में काम कर रही हैं। अगर मैं झूठ कहता हूं तो मैं चौराहे पे मोदी जी ने कहा था, मैं निश्चित फुहारे में खड़े होकर फांसी लगाने तैयार हूं, लेकिन इस विषय पे राजनीति ना हो, विधायक ना हो। लेकिन इस दोनों ही मुद्दों पर आपने देखा होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो मूलभूत विषय है जो हर चुनाव में गूंजता है, और संसदीय चुनाव है तो ये मुद्दा तो बन ही रहा है। तो एक काउंटर अगर फाइनल जवाब आपकी तरफ से सीधे कप्तान की ओर से ही ले लेते हैं। देखिए, जो बात आपने ध्यान दिलाई है, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय, और मुझे अभी वहाँ पर 2.5 महीने हुए आए हुए हैं। कांग्रेस के विधायक वहाँ पर रहे हैं, इस सीट पर लगातार 5 सालों से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन मैं 2.5 महीने में आते ही मैंने सबसे पहले एक 40 करोड़ की लागत का सीएम राइज स्कूल विधानसभा से सैंक्शन करा दिया है। दूसरी बात, जिस स्कूल की आप तमरहाई की बात कर रहे हैं, तमरहाई के 2 डायस कोड हैं, एक नगर निगम संचालित करता है, एक शिक्षा विभाग संचालित करता है। उसके द्वारा स्मार्ट क्लास बनाने का काम वो तमरहाई के पुराने डायस कोड पे हमने किया है। सूजी मोहल्ले के अंदर डबल स्टोरी नई बिल्डिंग हम बना रहे हैं, जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर नई बिल्डिंग बना रहे हैं। कुछ जो बातें जो हमारे सहयोगी ने बताई, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल डिनाई करने की बात नहीं करता, लेकिन आपने यदि हमको कुछ बातें बताई हैं तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी, और जो उचित कदम होंगे वो उठाए जाएंगे, और बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अनुराग गढ़वाल जी बल्लेबाजी करेंगे उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर। हालांकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले 2-3 जो इस वक्त आपको किरदार दिख रहे हैं, खिलाड़ी दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी संक्षिप्त में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बल्ला आपको दिया गया है, क्या कहेंगे? जहाँ तक उद्योग और रोजगार की बात है, मैं जबलपुर लोकसभा की ही बात करूँगा। जबलपुर में कांग्रेस के समय से 5 ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां हुआ करती थी। जहां तक उद्योग की बात है, तो उनको भी धीरे धीरे कम करके उनको जो 3 शिफ्ट में लगा करती थी, आज 1 शिफ्ट में बड़ी मुश्किल से लग रही हैं। जहां पहले 2 लाख आदमी काम किया करता था, वहां पे आज की डेट में 30 से 35 हज़ार आदमी काम करता है। जहां तक नए उद्योगों की बात है, कांग्रेस के समय से जो भी योजनाएं बनाई गई थी, उनको उस तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास कभी इधर की विधानसभा के लोगों ने या लोकसभा के लोगों ने नहीं किया। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार की बात करते हैं, तो आप खुद से महसूस कर सकते हैं कि कोई वैसा बड़ा उद्योग जबलपुर संसदीय क्षेत्र में आज की डेट में नहीं आया है। प्राइवेट उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट उद्योग जो हैं वो लोगों के अपने तरीके के होते हैं, लेकिन जिनसे गरीब, निम्न और मध्यम वर्गीय लाभान्वित होना चाहता है, जिनको सरकारी नौकरी की दरकार होती है, या जिनको ऐसा लगता है कि ये रोजगार से हमारा पूरा सृजन अच्छे से हो सकता है, ऐसे कोई भी बड़ा उद्योग जबलपुर में पिछले 20 सालों के अंदर नहीं हुआ। पिछले 20 सालों के अंदर उद्योग में IT पार्क की बात अगर आप करेंगे, ये सब चीज़ें ऐसा है कि अगर 20 साल, 30 साल, 25 साल अगर आपके विधायक सरकार रहे, और अगर आप छोटे मोटे भी काम ना करके अगर उसकी उपलब्धि ना बता सके, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बात करनी है तो कोई ऐसा बड़ा उद्योग कि आप इन्फोसिस का कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट, आपने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स मीट कराई हैं, लेकिन उसके कोई रिजल्ट जबलपुर के अंदर नहीं निकले हैं। इन्वेस्टर समिट के क्या रिजल्ट रहे? रनर बल्लेबाज के तौर पर अतुल वाजपेयी जी, आपको जोड़ना चाहेंगे? जी, मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि ये देखिए कि ये कांग्रेस के समय में, ये कांग्रेस के शासनकाल में, ये इसी से बात करिए आप, मतलब इसी को लेके करिए कि ये जो ग्राउंड बना था, क्रिकेट ग्राउंड बना था, इस क्रिकेट ग्राउंड की दुर्दशा आप देख रहे हैं, जबकि इसका जो मापदंड ऐसा है कि इस जो ग्राउंड का है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच ना हो भलाई, लेकिन कम से कम रणजी ट्रॉफी जैसे मैच तो हो सकते हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि अपन लोग एक नया स्टेडियम बना रहे हैं। इस स्टेडियम का ही जो रखरखाव अगर ये ढंग से करें, और जो हमारे यहाँ के बच्चे आप पीछे भी देखिए, इतने बच्चे जो क्रिकेट की जैसे खेल के लिए हमेशा लालायत रहते हैं खेलने के लिए, उनके पास भी ना सही प्रशिक्षण है, ना सही ग्राउंड है। जाहिर सी बात है, ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है। तो चलिए हम जवाब
लाभ लेते हैं और किसको तय कर रहे हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभिलाष जी? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास की यदि बात की जाए तो औद्योगिक विकास मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेकर आई है। कांग्रेस कभी किसी ज़माने में एक उद्योग लेकर आ जाती थी तो उसकी बातें पूरे साल भर करती रहती थी और अभी तक उसी की बात कर रही है। कांग्रेस के समय 1% औद्योगिक विकास था, आज हम 24% औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हैं। जितने भी स्टार्टअप हैं, आज आप देखिए कितनी बड़ी संख्या। वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने उद्योग थे, मसलन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे, वो बंद हो रहे हैं। अरे देखिए, आप देखिए, जबलपुर के अंदर औद्योगिक विकास की दृष्टि से पहले एक रिछाई हुआ करता था, आज हमने डोंगरी भी बना दिया है बड़ी संख्या। आज वहाँ पर पेप्सी का प्लांट, अपने पेप्सी प्लांट आ गया है। इसी तरह से हमारे बगल में आप देखिए सिवनी जिले के अंदर एक पावर प्लांट आ गया है। आप झाबुआ थर्मल पावर प्लांट आ गया है। आप बगल में देखिए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कटनी के अंदर औद्योगिक विकास है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक रोजगार क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रकार की आईटी कंपनीज को स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ पर दिया है। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आईटी पार्क के अंदर इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों को भी हम लगातार, मैंने 3 बार खुद बात करने की प्रयास किया है। थोड़ा सा समस्या उनको अपने यहाँ आने में है, लेकिन हम उसमें प्रयास करेंगे। तो अमित भाई क्या कहेंगे? बहुत बीजेपी कह रही है, कांग्रेस इस पे कह रही है कि बड़ी धारदार मुद्दा है ये। देखिए भाई, जबलपुर में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन रोजगार के विषय पर बोले बहुत काम करना। आप रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार सिर्फ कोई हम यहाँ पर लाने के लिए आईटी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो कैसे आएंगी? हम पहले आज रेलवे, हम पहले अपनी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएं, तब तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। हमारे माननीय सांसद जी ने विगत 20 वर्षों में, आज आप डुमना का हाल देखें और इसी डुमना को आप 20 साल पीछे जाएं तो वहाँ भैंसें चरती थी, मैंने वहाँ देखा, वो देखा। आज हम वो संभावना होते थे, इस पूरी संभावनाओं को यदि जबलपुर में किसी ने ख़त्म किया तो वो है कांग्रेस। अनेक वर्षों तक देश में और प्रदेश में सरकारें रहने के बाद भी उन्होंने जबलपुर के लिए कुछ नहीं किया। आज जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर है, मिठाई क्लस्टर की हम, इसके बाद रोजगार को देने के लिए हमने मिठाई क्लस्टर तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है आपका, नमकीन और मिठाई क्लस्टर। हमने उसके लिए स्थान चिन्हित कर लिया है प्रदेश सरकार ने। अब कुछ समय लग रहा है, उसमें लगातार सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी इसके पहले, और उन डेढ़ सालों के कार्यकाल में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्टों को उन्होंने बंद कर उसमें रख दिया था। फिर माननीय हमारी सरकार आई, आज मोहन यादव जी लगातार इस ओर अग्रसर है और हम ये आपको वचन देते हैं कि हम अपने वचन पत्र में जो लाएंगे और जबलपुर में उद्योगों की स्थापना होगी। कि आपका मनेरी में अगर आप देखेंगे तो एचपी का बॉटलिंग प्लांट है, वहाँ आपका रेल नीर बन रहा है, वहाँ पे स्लिप वेल की फैक्ट्री डल गई है। रिछाई में अगर बात करें तो ब्रिटानिया बिस्कुट की बन रही, कोका कोला बन रहा है। साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर पनागर अगर आप जाएंगे तो देश में मालगाड़ी के डब्बे बन के यहाँ से जा रहे हैं। वो अगर ट्रेन से सफाई करेंगे तो उनको वहाँ दिख जाएगा कि वहाँ ट्रेन के डब्बे बन के जा रहे हैं। ऐसे उमरिया डोगरिया में भी काम कर रहे हैं, यहाँ पेटीएम काम कर रहा है, यहाँ सन सोलर का प्लांट डल रहा है IT पार्क में। अगर ये इनसे बात कर रहे हैं तो यहाँ तो इतने प्लांट डल के वो काम हो रहा है। ये गिनाए जा रहे हैं कि कतार लगा दी उन्होंने उद्योगों की। ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी हैं, बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। इन्होंने ये रिछाई और मनेरी से बाहर नहीं आ पा रहे, रिछाई और मनेरी से बाहर नहीं आ पाए। इन्होंने ग्लोबल स्किल पार्क के लिए कहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि भैया ग्लोबल स्किल पार्क, मैंने शिवराज सिंह चौहान साहब से बात की, तत्कालीन मुख्यमंत्री की, है ना, इन्होंने ग्लोबल स्किल पार्क की बात की। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क रेडी हो गया, जबलपुर में आज भी नहीं बना। एक बात, जबलपुर में 6 आधा दर्जन के करीब डिफेंस फैक्ट्रियां हैं। माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम डिफेंस क्लस्टर बनाएंगे। डिफेंस क्लस्टर को इसलिए कहा था क्योंकि उससे MSME जनरेट होती है, मिनी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री रोजगार जनरेट होता है। आज तक डिफेंस क्लस्टर बनकर तैयार नहीं हुआ। तीसरी बात, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट विभाग के डाटा है, 39 लाख लोगों में से 21 लोगों को बस रोजगार मिला है। एक रोजगार देने में 80 लाख रुपए लगाए इन्होंने हर जगह। ये गुगली साबित होगी। सुनिए, हमारे अभी अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि टाटा यहाँ पर ट्रक बना रहा है। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा उसको आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कुछ उसको दुरुस्त करें। आज व्हीकल फैक्ट्री में 7000 स्टाइलिन का ऑर्डर मिला
रहा है विदेश से। लेकिन विडम्बना यह है कि जो नौकरियां कट शॉर्ट हो गई हैं, वहाँ जो कर्मचारी नहीं है वो ऑर्डर हम पूरा नहीं कर पा रहे, और इनकी जो रोजगार देने की पद्धति है आउटसोर्सिंग की, संविदा की, अब उसमें दिमाग लगाया जा रहा है कि आउटसोर्स से कर्मचारी लाएंगे, उस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विजेंद्र भाई सिर्फ मुंगरी लाल के सपने देखती है और आम जनता को दिखाना चाहती है। आप रिछाई की बात कर रहे हैं, आप मनेरी की बात कर रहे हैं, वहां पर जाके उद्योगों की क्या स्थिति है। एक मिनट देखिए हमने क्या लगाया, सुनिए ना। अरे वो समय भी आएगा, वो समय भी आएगा। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के बल्लेबाज कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो यॉर्कर ही साबित होगा इस सियासी मैदान में, लेकिन हम जवाब लेने की कोशिश जरूर करेंगे। ग्लोबल स्किल, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल स्किल पार्क, डिफेंस क्लस्टर, बड़ी बड़ी बातें चुनाव आने पर आप लोग कहते हैं और भूल जाते हैं उसके बाद। अरे कैसी बात कर रहे हैं, एमएसएमई की बात जब कांग्रेस करती है तो हंसी आती है। कैसे एमएसएमई की बात कर रहे हैं? एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पर और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये आज तक कभी कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी, वो हमने कर दिखाया। जबलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से भेड़ाघाट में जूलॉजिकल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, जो देश का पहला सेंटर है, ये हम कर दिखा रहे हैं। कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस तो इसको बड़ा गांव समझकर छोड़कर भग गई थी। जनता ने भी कहा कि अब आप बाहर रहिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे पर काम किया है, और औद्योगिक, और साथ में मेरी बात, एक बात और आप सुनिए, आप आउटसोर्स की बात कर रहे हैं, आप आउटसोर्स की बात कर रहे हैं। आउटसोर्स के माध्यम से कितने सारे लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि ठेकेदार लूट रहे हैं तो कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठा रही? आवाज क्यों नहीं उठा? एक मिनट सर भाई, देखो अभी हमारे पार्षद साथी कह रहे थे कि आपको वोट क्यों नहीं मिलती। भैया आप हमारे खरीद लेते हो, जनता ने महापौर कांग्रेस का बनाया रहा, आपको आप में पैसे है, आप खरीद लेते हो। अगर आप खरीद लेते दल बदल भी मुद्दा है। देखिए बोलिए भाई अमित भाई, देखिए दल बदल निसंदेह मुद्दा है, लेकिन आप इस भारत देश की राजनीति में उम्मीद कर सकते थे कि एक बिल्कुल विपरीत विचारधारा के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने में समाहित कर रही है। ये आधा काम तो हमारा ये समाप्त कर दे रहे हैं अपने अंदर विस्फोट पैदा करके। और लेकिन जबलपुर के उसमें बोलता हूं और इनसे कहना चाहता हूं कि अगर महापौर जी को आप अगर ले गए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कम से कम जो उनने वादा किया था कि नर्मदा नदी में गंदे नाले नहीं मिलने दूंगा, आप सबसे बड़े उस मुद्दे पे भी आएंगे, वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन चूंकि उद्योग रोजगार के मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के किसी युवा बल्लेबाज से बात कर ली जाए। उद्योग और रोजगार के मामले पर रनर के तौर पर बल्लेबाजी का मौका आपको मिला है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मध्य प्रदेश जो है इस समय बड़े दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है और लगभग 39 लाख युवा बेरोजगार हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी का दर है। ये दुर्भाग्य की बात है कि 39 लाख युवा जो रजिस्टर्ड हैं वो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। और पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, उसमें लाखों युवाओं ने बड़ी उम्मीदों के साथ परीक्षा दी। भाजपा के विधायक हैं, उनका कॉलेज है, उस कॉलेज से पूरे मध्य प्रदेश के जो टॉपर्स पाए जाते हैं। मुद्दा युवाओं का ये विषय जो है रोजगार का, आपको लग रहा है कि यॉर्कर साबित होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे यॉर्कर साबित होगा। भारत आज जो है एक बड़ी युवावादी वाला देश है। यहाँ पर लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रोजगार की उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ भाजपा और उनके जो पोषित लोग जो है रोजगार बांटेंगे अपने चहेतों को, ठीक है। तो युवा बल्लेबाज एक भारतीय जनता पार्टी के भी श्रीकांत वर्मा मुझे दिख रहे हैं। रनर बल्लेबाज के तौर पर आपके कप्तान की अनुमति से आपसे बातचीत हम कर रहे हैं। कैमरा देख के यदि आप बातचीत करें, और वो कह रहे हैं कि रोजगार के विषय पर युवाओं को ये विषय जो है वो रास आ रहा है, सोच समझकर वोट करेंगे। अब रोजगार की बात हुई है तो सबसे पहले मैं अपने सहयोगी परिवार को ये बता दूं कि जब से मध्य प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने रोजगार के नाम पर, हो सकता है रोजगार कम हुए हों, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से हमने पूरे देश और पूरे प्रदेश के युवाओं को एक स्वरोजगार के माध्यम से हमने व्यापार देने का काम किया है। अगर बात हम उद्योग की करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आंकड़े जो है, बेरोजगारी दर के आंकड़े जो है वो चेता रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस का आंकड़ा है। चुनाव से पहले कांग्रेस बोलती है कि मध्य प्रदेश में हम बहुमत से आएंगे, और जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो कांग्रेस का क्या हाल होता है ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। चुनावी रिजल्ट मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई है भैया।
जब उद्योग की बात होती है, मुझे लगता है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो भारत हो, कांग्रेस परिवार ने एक उद्योग बहुत जोरों शोरों से लगाया है, वो है ट्रांसफर उद्योग। जब जब भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ पर एक ट्रांसफर उद्योग लगा दिया जाता है, जिसका भंडाफोड़ और जिसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नर्मदा और कृषि, आपको क्यों लगता है कि जबलपुर संसदीय चुनाव में एक तीखी गेंदबाजी साबित होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए जीवन रेखा जो है हमारी नर्मदा माँ नर्मदा हमारे लिए आस्था का विषय हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नर्मदा के नाम पर राजनीति की है। और नर्मदा जी के बारे में मैं सबसे ज़्यादा इसलिए बता सकता हूँ कि मैं नर्मदा की गोद में पैदा हुआ और उससे जो भी संबंधित व्यवसाय भी हमारा परिवार पुश्तैनी करता आया है। भारतीय जनता पार्टी नर्मदा जी को जब से जाने लगी, जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनकर ग्वारी घाट गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों की लाइन लग गई। लेकिन नर्मदा जी जितनी ढंग से उनका स्वरूप बदला है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बचपन नर्मदा में गुजारा है, नर्मदा जी का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी आने के बाद नर्मदा जी का स्वरूप बदल गया, क्योंकि इतने पाप हो रहे हैं मध्य प्रदेश में और ख़ासकर जबलपुर में कि नर्मदा जी में मिलने वाले बड़े गंदे नाले, जिनको आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रोक पाई। 2004 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने घोषणा की थी कि हम नर्मदा किनारे परिक्रमावासियों के लिए पथ बनाएंगे। क्या आज तक कहीं पथ बना? क्या कोई भी बड़ा गंदा नाला, जिसके लिए मैं 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, सबसे बड़ा जो नाला मिलता है शाहनाला के पास, खंडारी नाला और शाहनाला, वो सीधे जाके नर्मदा में प्रभावित होता है। मेरे साथ चलिए, जिस दिन बरगी डैम के गेट बंद होते हैं, जो नर्मदा जी का जल प्रभावित हो रहा है वो हमारे यहाँ वो नाले या गंदी नदियों से हो रहा है, चाहे वो गौर हो, चाहे जितने मिलने वाले गंदे नाले हैं वो नर्मदा जी में पूरे समाहित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नर्मदा को राजनीतिक तरह से इस्तेमाल करना चाहती है। हम लोग के लिए आस्था का विषय है, क्योंकि आस्था का विषय है कांग्रेस के लिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी के खिलाड़ी, हम कहें कि इस वक्त कांग्रेस टीम के जो कप्तान हैं वो कह रहे हैं। तो हम बीजेपी के कप्तान जो अभी यहाँ पर बतौर कैप्टन इस सियासी क्रिकेट की पिच पर हैं, क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि जनता की आस्था से जुड़ा हुआ सीधा विषय है और ये बात बार बार कही जा रही है कि चुनाव होता है और सियासत को नर्मदा जी की याद आ जाती है, लेकिन अभी तक तस्वीर जो है वो बदल नहीं पाई। देखिए, नर्मदा हम सब के लिए आस्था का केंद्र है और नर्मदा माई के प्रति हम लोगों की श्रद्धा है और नर्मदा नदी को संरक्षण करना और उसको संवर्धन प्रदान करना, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके लिए काम भी कर रही है। नर्मदा नदी हमारी लाइफलाइन है और यहाँ तक कि गुजरात जैसे राज्यों को भी नर्मदा ही पालन पोषण कर रही है। इसलिए नर्मदा के किनारे अभी नर्मदा जितना भी हमारा कॉरिडोर बनने वाला है उसका प्रस्ताव भी आ गया है और आगामी समय में हम उसको बनाने भी वाले हैं। साथ ही नर्मदा के अंदर जो मिलने वाले गंदे नाले हैं उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उस पर भी हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो नर्मदा में ना मिले। मैं ये नहीं कहता कि 100% बंद हो गए, लेकिन आगामी समय में उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो गंदा नाला, गंदा पानी उस पर ना मिले। नर्मदा के अंदर हम जो भी ऐसी, अभी आपने देखा होगा कि माइनिंग के द्वारा अवैध उत्खनन करने वाले वो लोग हैं जो अवैध उत्खनन करने का काम यदि करते हैं तो उनके खिलाफ 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना माइनिंग एक्ट के अंदर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कुल मिलाकर इस दृष्टि से नर्मदा हम सब के लिए भी आस्था, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की आस्था का विषय नहीं, कांग्रेस भाजपा सबके लिए आस्था का विषय है, धर्म के आधार भी और लाइफ के आधार पर भी। वही हमारी जीवनदायिनी आज के समय, इसलिए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, उस दृष्टि पर भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, सभी उस दिशा पर भी ध्यान दे रहे हैं। बाकी इस विषय को करने के लिए आदरणीय लालू जी हैं, थोड़ा सा ये भी जरा संजय भैया की बॉल पे ये भी बैटिंग करना है। तो ये धारदार गेंदबाजी का विषय है, बोल्ड मत हो जाइएगा। बताइए लालू जी। जी एक हाँ बोलिए जी, चलिए कुछ और विषय जोड़ देना चाह रहे हैं इस पे, कह रहे बॉलिंग को कुछ और आप धारदार बनाना चाह रहे हैं। जयंत भाई, नर्मदा नदी इसलिए वो बहती, जिस दिन नदी बहना बंद कर देगी उस दिन नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आज जलीय जीव जंतु हमारी नदी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नर्मदा नदी का जब रेत का ठेका करती थी जो नदी के ऊपर रेत हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नर्मदा माई का ठेका किया है
वो नर्मदा माई से पानी के अंदर से हाई फाई डिवाइस, बड़ी बड़ी वाटर बोर्ड मशीनों से वो जब रेत निकलेगी, जो कि खनिज अधिनियम उनकी धारा में स्पष्ट है कि कोई भी मशीनरी उपयोग नर्मदा जी में नहीं होगी। लेकिन मैं आज जबलपुर के घाटों का नाम बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हाई फाई डिवाइस, बड़ी बड़ी मोटर बोट नर्मदा जी में चलाई जा रही। आज चल के देख लीजिए बरगी विधानसभा में, आपको मैं खरैनी में दिखा दूं, आपको हम पावला में दिखा दूं, आपको आप धरती कछार में दिखा दूं, मुरकटिया में दिखा दूं कि जहां जहां मेरे समय जो चीज़ें बंद थी वो चीज़ें विगत 2.5 महीने में पुनः बड़े रूप में चालू हो गए हैं, जहां नर्मदा का प्रवाह भी बंद हो रहा। और आज मछली आपको नर्मदा जी में देखने मिलेगी नहीं। मैं अपने घाट जाता हूँ, सामने घानन दद्दा घाट नर्मदा में, पहले लोग बैसाख में आटा चुनाने जाते रहे, हमारे यहाँ के बुजुर्ग चना चुनाते रहे, लेकिन मछली नहीं आ रही, क्योंकि हाई फाई डिवाइस से जब रेत खींची जाती है तो वहाँ पूरी मछली, जलीय जीव जंतु जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, नर्मदा जी में अवैध खनन का विषय भी यहाँ पर उठाया जा रहा है और आपने इस विषय पर बातचीत करने के लिए लालू जी को मुकर्रर किया है। क्या कहेंगे लालू जी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि नर्मदा जी ना कांग्रेस ना भाजपा सभी के आस्था का केंद्र है और निश्चित तौर पर सभी कोई चाहते हैं कि उसकी सफाई रहनी चाहिए। और लगातार जो नाले वगैरह मिलने का काम हो रहे हैं उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा उसकी सफाई करके पानी को मिलाने का काम किया जाएगा और लगातार इस पर प्रयास भी किया जा रहा। और रही बात अवैध उत्खनन को लेकर, तो सरकार ने इस पर जो कड़े फैसले लिए हैं, अवैध उत्खनन का हम लोग लगातार विरोध करते आए हैं और जहां कहीं भी ऐसे कोई प्रकरण पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर तस्वीर नहीं बदल रही ना लालू भाई? तस्वीर लगातार क्या होता है, कहने हमने चले 4 कदम और आप चलेंगे 4 कदम, निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो तस्वीर बदलेगी और दिखाई भी देगी, क्योंकि मोदी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं। इसलिए आपको आने वाले समय में ये बदलाव भी दिखाई देगा। तो आने वाले समय में बदलाव नजर आएगा। आप अभी इन्होंने हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी ने भाजपा पर आरोप लगा दिए कि हमारे नेता रेत निकाल रहे हैं। पूरा शहर जानता है, संस्कार धानी जानती है कि जब से इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप का काम शुरू हुआ है तो इस शहर के रेत के जो खलीफा लोग थे वो कौन थे, पूरा शहर जानता है। और क्या किया इन्होंने कि आज वहाँ से पूरी रेत निकाल के वहाँ कपुआ बचा है, वहाँ कपुआ बचा है। लेकिन जिम्मेदारी जो है, सत्ता सरकार आपकी, सत्ता सरकार तो बीजेपी की है ना, सत्ता सरकार बीजेपी की है। तो चलिए अगले मुद्दे पर, नर्मदा की सियासत, नर्मदा पर सियासत होती आई है, ये शगल भी रहा है, लेकिन फिर भी जानेंगे, लेकिन फिर भी चलिए ईपीएल में अब चूंकि अंतिम ओवर चल रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी मैच के निर्णय की ओर आगे बढ़ा जाएगा। तो अगला, तो चलिए आइए विषय उठाइए। अच्छा, कृषि का विषय कुछ कह रहे हैं, जिस कृषि जी, किसानों के मुद्दे पर जी। देखिए, आज मध्य प्रदेश में खासकर जबलपुर में कृषि का रकबा घटा है, क्योंकि किसान परेशान हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जहाँ इन्होंने एमएसपी की बात की थी कि हम 27 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, आज तक नहीं दिया। एमएसपी और किसानों का मुद्दा है, और हम देख रहे हैं कि आरएसएस का जो अनुषांगिक संगठन माना जाता है भारतीय किसान संघ, वो खुद आपके खिलाफ जो है मैदान पर उतरकर। देखिए, कृषि जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के विषय को लेकर भारत की सरकार हो या प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता से उस विषय को लेती है, और हम तो ये कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है जहां कृषि होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रहते हुए हमने लगातार वर्षों से कृषि क्रमण अवार्ड मध्य प्रदेश की सरकार जीतते हुए आई है। इसीलिए कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में एक विकास तो हमने किया है। चुनाव है, एमएसपी पर क्या करना है? 7.5 लाख हेक्टेयर का जो रकबा था, जिसको नवाब, अंग्रेज और पूरी कांग्रेस मिलकर अभी तक लेकर आई, और आज हम कितने लाख हेक्टेयर पे पहुंच गए हैं? 45 लाख हेक्टेयर पे पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे कृषि का विकास हुआ है। बाकी ये विषय जो है, इसमें बैटिंग आपने बॉलिंग की है, बैटिंग हमारे लालू जी करने वाले हैं। जी सुनिए ना, एक मुगलों की बात मैं तो विधायक जी से कह रहा हूँ, मोहनजोदाड़ो सभ्यता से आप शुरू करें तो सिंधु घाटी से, तो आप मैं तो माननीय विधायक जी से, उनकी सरकार से बस इतना पूछना चाहता हूं और उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो घोषणा करी थी कि गेहूं का 2700 देंगे, धान का 3100 देंगे, उनके मुंह से सुनना चाहते। चुनाव से पहले जी, वास्तव में जिसकी ये बात कर रहे हैं, खुद के भी आंकड़े उठा के देखें कि
कि खुद के शासन काल में 600 रुपए बिकने वाला गेहूं 600 रुपए प्रति कुंटल आज 2200 रुपए प्रति कुंटल बिक रहा है। और आप चर्चा कर रहे हो कि एमएसपी की, जब गेहूं और चना जहाँ 1500 बिकता था आज 5200-5500 रुपए कुंटल बिक रहा है। ठीक है तो चलिए अगले मैच के गेहूं के खाए हैं, 800 रुपए धान के खाए। कृषि विकास दर आज मध्य प्रदेश की आप देखिए कितनी कृषि विकास, हम पंजाब को पीछे छोड़ रहे हैं, वो राज्य मध्य प्रदेश है। और इसी आधार पर एक मिनट, और आप ये देखिए उत्पादन की उत्पादकता कितनी बड़ी है। आज मध्य प्रदेश विकास दर पर कितना बड़ा राज्य बन गया है, जिसके लिए लोग तरसते थे, आज वो विकास दर मध्य प्रदेश की हो गई है, जिसके पीछे एग्रीकल्चर है। हमने विकास के काम किए। कांग्रेस यदि कृषि की बात करे, कांग्रेस डेवलपमेंट की बात करे, ये झूठ है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है। 80 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे और भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये आंकड़ों की जादूगरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं चाहूंगा कि एक मुद्दा बचा हुआ है, उस अंतिम संक्षेप में मैं आदरणीय एम्पायर महोदय से निवेदन करता हूं कि एक बॉल और बची है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो बॉल भी चलाएं। और दूसरी बॉल जो सबसे महत्वपूर्ण गेंद है हिंदुत्व की वो गेंद भी एम्पायर महोदय हम लोगों की तरफ। आप देखिए ब्रिजेन जी, हिंदुत्व, सनातन, भगवान हमारी आस्था का विषय है। जो भी जीव इस हिंदुस्तान में रहता है वह अपने अपने धर्मों को मानता है। हम भी सनातनी हैं, कलावा कंठी पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन राजनीति जो है वो राजनीति में धर्म का जो प्रवेश भारतीय जनता पार्टी ने करा है, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस देश के लिए बड़ा ही दुखदायी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वह कर्म आधारित राजनीति करती है। जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से या कोई भी और दीगर पार्टियाँ हैं जो इनके जैसे सिर्फ हिंदुत्व का झंडा लेके नहीं चलती हैं, वह अपने उनके जिस भी जात वर्ग के समाज के लोग रहते हैं अपनी धर्म को निभाते हैं और अपने कर्मशील काम करते रहते हैं, कर्म आधारित काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का झंडा उठाया है, न केवल इस बात के लिए नहीं उठाया है कि ये बड़े ही सनातन के प्रेमी हैं या हिंदुत्व के प्रेमी हैं। भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसके दरवाजे सबसे पहले राजीव गांधी ने खोले थे। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि उनके जितने भी पाप हैं वो हिंदुत्व की चादर में छुप जाएंगे। इसीलिए जब भी आप रोजी रोजगार की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, किसानों की बात करो, तो सीधे हिंदुत्व लेके आ जाते हैं और उन सब मुद्दों पर हिंदुत्व की चादर चढ़ा के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मूल मुद्दों पर एक गंभीर बात आपने सुनी है, वो सीधे बोल्ड करना चाह रहे हैं जो आपकी ताकत माना जा रहा है जो विषय। देखिए, एक तो हिंदुत्व की चादर नहीं है, हिंदुत्व का वो भगवा ध्वज है जो फहराया जा रहा है। और ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि हम ठेकेदार, अमित भाई हम ठेकेदार नहीं है, शंकराचार्यों की बात जो आपने मानी। विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान बहुत हुए, गुणी और चातुर बहुत हुए, लेकिन राम काज करने को कोई आतुर हुआ तो उसका नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप लोग को लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग एक अभियान के तहत मुझे ये बताइए एक मिनट आप ये बताइए कि यदि हिंदुत्व की बात आती है तो कांग्रेस उसका बल्ला तक नहीं उठा रही है, गेंद ही नहीं डालना चाह रही है। मतलब हिंदुत्व भाई हमारा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हमारी क्या बुराई, हम इसमें गलत बात क्या कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उस बॉल को भी नहीं छूना चाह रही जो हिंदुत्व की है, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे में राहुल गांधी भाग गए। अब आप ये सोचिए, हिंदुत्व की बात, हम किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं करते, हम संविधान पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। संविधान के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हर जाति वर्ग समाज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले वो हिंदू, उनकी रक्षा और उनकी सुरक्षा करने का काम यदि देश के प्रधानमंत्री अन्य जातियों के साथ मिलकर कर रहे हैं और उनके साथ भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं, तो यदि हिंदुओं की चिंता यदि कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या कर रहे हैं। इसी तरह से सारी जातियों को मैं आज कहता हूं कि जितने भी लाभान्वित होने वाले लाभ के काम में, उसमें हमने हिंदू और मुसलमान पे अंतर नहीं किया। आप देखिए बिल्कुल शासकीय योजनाओं पर क्रियान्वयन की बात जो है बगैर हिसाब से की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुलेआम तौर पर कहा था कि आप यहाँ सरकारें बनाइए और स्पेशल ट्रेनों से राम जी के, रामलला के दर्शन भी करवाए जाएंगे, और चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा, आचार संहिता कभी भी लग जाएगी। और ऐसे में
वो कह रहे हैं कि ये ताकत साबित होने जा रहा है। क्यों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पीछे हट रही है? देखिए, कांग्रेस में धर्म में दिखावा नहीं करती, ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। कांग्रेस की सोच थी कि धर्म के नाम पे कभी राजनीति नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि सबको अपने अपने अधिकार है। आज मैं अगर राम मंदिर में अगर चंदा दिया है तो मैंने भी दिया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ हमारे हिंदुत्व में अलग अलग बटे हैं। कुछ लोग बड़ादेव को मानते हैं, कुछ लोग बौद्ध को मानते हैं, कुछ लोग महावीर को मानते हैं, और कुछ आर्य समाजी अग्नि पूजा के पक्षधर होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सबकी आस्था हिंदुओं में, हमारे करोड़ों भगवान है, हम कृष्ण भगवान को भी मानने वाले हैं, महादेव को भी मानने वाले हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर जी ठीक है विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई है, और हमने कहा है कि यहाँ की अगर सियासी पिच पर तमाम इन मुद्दों पर बातचीत हुई और मौका है जबरदस्त। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मुद्दा रहा है जी। एक बल्ला आखिरी जो बचा हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस पर संक्षेप से वो डिसीजन करेंगे। आप बताइए जी, आप बताइए कि क्या ये मुद्दा चुनाव में आपकी ताकत बनने जा रहा है या आपकी परेशानी बढ़ाने जा रहा है? अरे बाप रे बाप, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश का सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किया है। गांव से गांव को जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। आप जॉन कैनेडी ये बात कहते हैं कि अमेरिका बड़ा देश है इसलिए वहां की सड़कें अच्छी है, ऐसा नहीं है। अमेरिका इसीलिए सफल राज्य देश बन गया है क्योंकि वहां पर सड़कें अच्छी बनाने का, पहले सड़कें अच्छी बनी है इसलिए वो आगे बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप देखिए फ्लाईओवर, देखिए ये फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं अपनी विधानसभा में एक फ्लाईओवर लेकर आया हूं जो 125 करोड़ से ज्यादा की लागत का बनेगा। हम रोपवे लाकर जबलपुर शहर के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। लोगों ने सपना देखा होगा कि रोपवे शहर के अंदर चलेगा। जबलपुर आप लोग संक्षेप में सुनिए। देखिए विजेंद्र भाई, हमारे माननीय विधायक जी बड़े उत्साहित व्यक्ति हैं। वो बोल रहे हैं मैं अपनी विधानसभा में फ्लाईओवर लाया हूं। जुमा बने 2.5 महीने हुए हैं, और जिस फ्लाईओवर को ये दिखा रहे हैं ये शहर की विडंबना है कि जो फ्लाईओवर हिंदुस्तान के देशों में, शहरों में बंद हो गया है बनना, उसके लिए हम खुश हो रहे हैं। एक आखिरी तौर पर यदि बात आप जोड़ना चाह रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की माननीय विधायक जी बात कर रहे हैं, ये फ्लाईओवर बता रहे हैं माननीय विधायक जी। हम भोपाल और इंदौर से तुलना नहीं कर रहे हैं। रीवा में लगभग आधा दर्जन फ्लाईओवर बन चुके हैं। ये पहला फ्लाईओवर है, 20 साल से सरकार है और 10 साल से केंद्र में सरकार। ये भी कह रहे हैं कि रोपवे सिस्टम जो है यहाँ पे आ रहा है, रोपवे लेकर आ रहे हैं। और सुनिए, 4 बार के सांसद। दूसरी बात, शास्त्री ब्रिज जो डबल डेकर शास्त्री ब्रिज बनना है, उसकी 7 साल से सैंक्शन पैसा बजट में पैसा पा रहे थे, उसके बाद शास्त्री ब्रिज नहीं बन पा रहा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर 800 करोड़ की दिल्ली। एक सलामी बल्लेबाज से भाजपा के एक संक्षेप में मैं आपसे बात करता हूं। ये जो फ्लाईओवर बना है, ये फ्लाईओवर जबलपुर संस्कार धानी के लिए एक माइलस्टोन बनेगा। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 जनवरी को ITI से दीनदयाल तक लगभग 125 करोड़ से ज्यादा की लागत का फ्लाईओवर दे रहा है। 41 नंबर स्कीम से लेकर संजीव नगर को जोड़ने वाला नया फ्लाईओवर लेकर आ रहे हैं। रोडों, रिंग रोड हम लेकर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से आप नागपुर से रीवा जाते थे, आपको 10 घंटे लग जाते थे। जनता का साथ मिलने वाला है इस बार चुनाव में 100%। और देखिए, कांग्रेस और बीजेपी इन सभी मुद्दों पर मुखर है, और इलेक्शन प्रीमियर लीग ये बता रही है कि जबरदस्त चुनावी मुकाबला यहाँ पर है। लेकिन अब मौका आ गया है फैसले का। मौका आ गया। बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि कांग्रेस की नियत क्या है और उसका प्रत्याशी कौन होगा लोकसभा से। दूसरी बात, कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्यों डर रहे हो, घोषित कर दीजिए जल्दी से। ठीक है। एक फाइनल 30 सेकंड में अगर जवाब दे पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ पे आधारित पार्टी। एयरपोर्ट अगर बना है तो शरद यादव जी ने बनवाया, रेलवे जोन आया तो शरद यादव जी के समय आया, गरीब रथ आया तो कांग्रेस के समय आई। जितनी भी ट्रेनें चली हैं कांग्रेस के समय चली है, भाजपा के समय कोई ट्रेन नहीं। तो ये वो
मुद्दे हैं जिन पर अब जबलपुर की सियासत जो है उस पर गुगली भी खेली जानी है और ठीक है बल्लेबाजी भी की जाएगी नतीजे का। तो हमारे दोनों एम्पायर साहब को इस वक्त आप देख रहे हैं, काशीनाथ शर्मा जी हैं और चैतन्य भट्ट जी हैं। तो क्या फैसला कहता है? 6 मुद्दों पर, हर मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया है, घातक गेंदबाजी भी देखी है और बल्लेबाजी भी देखी है। क्या नतीजा है इस मैच का सर? भाई साहब बोल रहे हैं, चुप हो जाओ। मैं चुप कर। फैसले की घड़ी है, फैसले की घड़ी है। क्या नतीजा? जब एम्पायर बोले तो शांति रखें। देखिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नर्मदा, कृषि, रोजगार, हिंदुत्व, सारे मुद्दों पर दोनों पार्टियों ने अपने अपनी बातें रखी, बहुत गंभीरता से रखी और बहुत सौहार्दपूर्ण और खेल भावना के साथ आई। इस मैच के, सियासी मैच के अगर नतीजे पर आते हैं तो क्या निर्णय सुना रहे हैं एम्पायर साहब? इस नतीजा ये है कि दोनों का मैच टाई हो गया है और दोनों पार्टी को बराबर बराबर नंबर पे पहुंच गए हैं और हम थर्ड एम्पायर यानी इस देश की आवाम, इस देश की जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ते हैं, वो तय करेगी। ये दोनों चैतन्य भट्ट जी, आपके भी मार्क्स जो है वो कह रहे हैं कि मैच टाई है। बिल्कुल बराबर बराबर मार्क्स, तो बराबर मार्क्स मिले हैं। धारदार गेंदबाजी भी हुई है, धुआंधार बल्लेबाजी भी हुई है। कह रहे हैं कि मैच टाई हो गया है, लेकिन निगाह है देश की जनता यानी थर्ड एम्पायर की तरफ और देखना होगा कि थर्ड एम्पायर यानी देश की जनता, जबलपुर की जनता इस लोकसभा चुनाव में किसे मैच जिताती है और किसे ये सियासी हार का स्वाद चखाती है।